वेलकम टू फेडरल का मार्जिन। ये लेक्चर नंबर 7 जिसमें हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 फिजिकल क्वांटिटीज के शॉर्ट क्वेश्चंस। इस लेक्चर से पहले हमने एमसीक्यूज किए थे, वो सारे हमने सॉल्व कर लिए पिछले लेक्चर्स में। अब हम करने वाले हैं शॉर्ट क्वेश्चंस। तो शुरू करने से पहले यार चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, और उसके अलावा अगर आप नोट्स चाहते हैं इस चैप्टर के, वो भी फ्री में, जो मैंने इस चैप्टर के नोट्स बनाए हुए हैं, और उसके अलावा अगर आप बाकी सारे क्लासेस और बाकी सारे सब्जेक्ट्स बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, मैथ, कंप्यूटर साइंस सबके नोट्स फ्री में चाहते हैं और साथ में पास पेपर्स, गेस्ट पेपर्स, तो आप हमें जो स्क्रीन पे जो नंबर है उस पर मैसेज कर लें। हम आपको एक ग्रुप में ऐड कर देंगे जहाँ पे हम नोट्स, पास पेपर्स, गेस्ट पेपर्स सब कुछ फ्री में दे रहे होते हैं। उसके अलावा अगर आप ट्यूशन चाहते हैं ताकि आपके 90% एंड अबव आए, तो अभी जो स्क्रीन पे जो नंबर है उस पर आप हमें मैसेज कर दें। जो हम हमसे ट्यूशन लेते हैं उनके 90% अबव ही आते हैं। तो अब है ना शुरू करते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस। तो यार क्रिएट अ टेबल टू शो रीजनेबल एस्टिमेट ऑफ सम फिजिकल क्वांटिटीज। यार ये बहुत आसान है, ये है ना किताब में हमने शुरू में पढ़ा था, ये किताब में पढ़ा हुआ है। तो अगर हम जाते हैं ऊपर, तो ये रहा वो टेबल पेज नंबर 9 पे, के लेंथ, मास, टाइम, ये सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं। ये आपको जानने की जरूरत है। इसमें से आप कोई से भी जो कॉमन है, जैसे पानी हो गया, हमिंग बर्ड हो गया, मोटरसाइकिल हो गई, डायमीटर ऑफ अर्थ हो गया, ऐसी चीजें आप लिख लें टेबल में। आपकी मर्जी है, कोई से भी लिख सकते हैं, कोई सही गलत ऐसा कुछ नहीं है। तो हाँ, बस आप है ना उस टेबल से लिख सकते हैं, ठीक है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। एक्सप्रेस यूनिट्स ऑफ द फॉलोइंग डिराइव्ड क्वांटिटीज इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट्स। तो फोर्स है, वर्क है, पावर, प्रेशर और इलेक्ट्रिक चार्ज। तो अब ये करते हैं। तो सबसे पहली क्वांटिटी जो थी, तो वो करते हैं। सबसे पहली क्वांटिटी आपकी थी फोर्स। यार फोर्स का हमें फॉर्मूला पता क्या है, ठीक है। फोर्स हमने लेक्चर्स में भी किया हुआ है, लेकिन फिर से वापसी कर लेते हैं एक दफा। तो फोर्स इज इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन, एमए लिख रहा हूं मैं, ठीक है। अब यार मास है, ठीक है, उसका यूनिट है केजी, ठीक है। और फिर एक्सेलरेशन है यार, उसका हमें पता है फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम स्क्वायर। तो वो डिस्टेंस हो गया आपका एम, और टाइम हो गया एस टू द -2 या एस, जो कुछ भी लिख लें। तो पहले वाले का आंसर है केजी एम एस -2 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर फोर्स का। फिर उसके बाद एनर्जी पे आते हैं। एनर्जी बहुत आसान है। एनर्जी का यार हमने पढ़ा हुआ है आंसर, एनर्जी इज इक्वल टू फोर्स टाइम्स डिस्टेंस, ये फॉर्मूला है। फोर्स अभी हमने निकाला था केजी एम एस -2, इसको मल्टीप्लाई बाय अब मीटर से करना है, डिस्टेंस क्योंकि मीटर में होता है। तो यार अब m यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, और इनके ऊपर पावर एक एक है और मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो उसकी वजह से इंडस्ट्रीज के लॉ लगेंगे। तो ये के जी एम +1, तो के जी एम स्क्वायर हो जाएगा और s -2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया एनर्जी वाला। फिर आते हैं पावर पे। तो यार पावर का हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम। एनर्जी का अभी हमने निकाला था, वो था के जी एम स्क्वायर और s -2, और इसको हम डिवाइड बाय s कर रहे हैं। तो यार ये -2 और -1 है, ये यहाँ पे टू द पावर, अगर हम इसको ऊपर लिखते हैं तो ये मल्टीप्लाई बाय s टू द -1 है, ठीक है। अगर हम ऐसे लिखते हैं तो यार s -2 प्लस -1 करेंगे तो ये s टू द -3 हो जाएगा। तो ये के जी मीटर स्क्वायर s -3 हो गया, ठीक है। तो पावर का ये आ गया। फिर आते हैं प्रेशर पे। यार प्रेशर का हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। प्रेशर यार अब फॉर्मूला जो है फोर्स का, वो हमने पढ़ा था के जी एम एस -2, और फिर उसके बाद यार जो एरिया है उसका m स्क्वायर होता है, ठीक है। तो ये कैंसिल होके यहाँ पे ये आपके पास अब 1 -2 होके ये -1 हो गया। तो के जी m -1 s -2 हो गया अब ये आंसर, ठीक है। प्रेशर का ये हो गया। फिर आते हैं चार्ज पे, ठीक है। चार्ज का हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है करंट I मल्टीप्लाई बाय T, ठीक है। अब करंट का हमें पता है यार वो होता है एम्पियर, और टाइम का हमें पता है सेकंड। तो यार इसका आंसर एम्पियर सेकंड हो गया। ये सॉल्व हो गया हमारा क्वेश्चन 2।
फिर आते हैं क्वेश्चन 3, व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट टू यूज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्मॉलेस्ट रेजोल्यूशन। यार हमारे पास रेजोल्यूशन सबसे कम क्यों होनी चाहिए? तो इसका आंसर मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। अब सबसे पहले आप पूछेंगे यार रेजोल्यूशन होता क्या है? तो अगर आप याद करें, ये हमने क्लास 9 में पढ़ा था, रेजोल्यूशन मतलब सबसे लीस्ट काउंट क्या है। जैसे हमने कुछ लेक्चर्स पहले मीटर रूल देखा था, उसका जो सबसे लीस्ट काउंट था वो था 0.1 सेंटीमीटर। तो यार ये कह रहा है कि यार सबसे कम मतलब लीस्ट काउंट हमारे पास हो तो उससे क्या होगा? तो यार उससे होगा ये कि हमारी जो मेजरमेंट्स होंगी वो ज्यादा प्रिसाइज होंगी, वो एक दूसरे से ज्यादा पास में होंगी। उससे हमारी अनसर्टेनिटी कम हो जाएगी, रिड्यूसिंग दी अनसर्टेनिटी। तो मतलब हमारी अनसर्टेनिटी कम हो जाएगी इन दी मेजरमेंट, और हमारी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी, क्योंकि अनसर्टेनिटी जब कम हो जाएगी तो हमारी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो सारी वैल्यूज जो है वो एक दूसरे से पास में होंगी, क्योंकि वो प्रिसाइज होंगी एंड साथ में एक्यूरेट भी होंगी। तो ये फायदा है, और इसका आंसर ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 का। फिर अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। यार व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ रीडिंग्स इन एन एक्सपेरिमेंट। ठीक है, अब ये कह रहा है कि यार हम रीडिंग्स बढ़ाएं क्यों? तो यार वो बहुत सिंपल है, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ रीडिंग्स हेल्प्स अस टू मिनिमाइज रैंडम एरर्स। ठीक है, जो हमने पढ़ा था क्लास 9 में रैंडम एरर्स, इसमें भी हमने एरर्स पढ़ा था ऊपर ऊपर से, लेकिन हाँ जितनी ज्यादा आप रीडिंग्स लेंगे तो उससे हमारे रैंडम एरर्स कम हो जाएंगे। फिर उससे हमारी जो रिलायबिलिटी है, रिलायबिलिटी की जगह एक काम करते हैं, हम एक्यूरेसी लिख लेते हैं। एक्यूरेसी एक काम करें, रिलायबिलिटी रख लें, प्रिसीजन एक्यूरेसी ये बढ़ जाती है, एंड एस्टिमेशन है ना, जो हम लोग एस्टिमेट कर रहे होते हैं वो बेहतर हो जाती है, क्योंकि हम एवरेज ले रहे होते हैं। ठीक है, तो ये आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 का। व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस। तो ये बहुत आसान है, ये हमने होमोजेनिटी पढ़ी थी यार, जिसमें हम देखते हैं कि यार लेफ्ट साइड और राइट साइड जो मेरी इक्वेशन है उसमें यूनिट सेम आ रही है या नहीं। अगर यूनिट सही है तो हमारा फॉर्मूला सही निकला, डिराइव जो हमने किया या जो फॉर्मूला हमारे पास सामने लिखा है वो सही है। लेकिन अगर वो गलत है तो उसकी वजह से यार होगा ये कि हमारी इक्वेशन ही गलत है, फॉर्मूला गलत है। तो उसका है ना, फिर मैंने आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है जो आप लिखेंगे पेपर में। ठीक है, जो हमारा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी है वो कहता है कि यार एक इक्वेशन है, अगर कोई इन एन इक्वेशन ऑल टर्म्स मस्ट हैव द सेम डायमेंशन, मतलब यार लेफ्ट साइड और राइट साइड के जो डायमेंशन है या यूनिट है, कहना चाहिए डायमेंशन, तो वो सेम होने चाहिए। ये हमें चेक करने देता है कि यार हमारे एक जो फॉर्मूला जो है वो हमने डिराइव किया वो करेक्ट है या नहीं, सही है या नहीं। और उसके अलावा ये चेक करने के लिए यार लेफ्ट साइड और राइट साइड के यूनिट सेम है या नहीं, डायमेंशंस। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। अ बॉल इज थ्रोन इन द एयर and 5 different students are individually measuring the time it takes to fall down. The time obtained are the following. ये हमारी है ना मेजरमेंट्स आ गई हैं। अब व्हाट इज द अनसर्टेनिटी ऑफ द रिजल्ट्स एंड हाउ शुड द रिजल्टिंग टाइम बी एक्सप्रेस्ड। तो यार बहुत आसान है, सबसे पहले हम एवरेज लेंगे। एवरेज कैसे लेते हैं यार, 6.2 प्लस 6 प्लस 6.4 प्लस 6.1 प्लस 5.8, इन सारी वैल्यूज को आप ऐड करेंगे। ठीक है, तो वो हमने लिख लिया सबसे पहले कि यार जो मेजरमेंट्स आई है उन सबको आप ऐड कर लो। ठीक है, एवरेज ये हम लोग ऐसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, ऐड करने के बाद आप करेंगे ये कि यार कितनी मेजरमेंट्स ली हुई है। तो हम देखेंगे ये है 1 2 3 4 और 5 मेजरमेंट्स ली हुई है। तो यार इसको डिवाइड बाय 5 कर देंगे, क्योंकि 5 मेजरमेंट्स ली हुई है, और फिर इसको आप कैलकुलेट करेंगे। जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका जो आंसर है वो आएगा 6.1। ठीक है, तो हमारा जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो आ गया 6.1। ठीक है, तो अब ये हटा देते हैं और हम खाली लिख लेते हैं 6.1 जो हमारा एब्सोल्यूट वैल्यू है। ठीक है, फिर उसके बाद अब ये सवाल है कि यार हम उसके साथ अनसर्टेनिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो यार हमें प्लस माइनस करना होता है। क्या करना होता है कि यार हम सबसे कम वैल्यू देखें और सबसे बड़ी वैल्यू देखें और सब्ट्रैक्ट करें। तो यार 6.4 है और 5.8 है, ये हमारी सबसे बड़ी और छोटी वैल्यूज है। अब 6.4 माइनस 6.1 करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 6.4 माइनस 6.1, तो हमारे पास आंसर आएगा 0.3। और अगर आप 6.1 माइनस 5.8 अब मिनिमम वैल्यू वो करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 0.3। 0.3 दोनों में आ रहा है, तो बस हमारी जो वैल्यू है वो है 0.3। हमारी जो अनसर्टेनिटी है 0.3 है। और हाउ शुड द रिजल्टिंग टाइम बी एक्सप्रेस, तो हमारी जो वैल्यूज है वो आ रही है 5.8 और 6.4 के बीच में। ठीक है, तो वही 6.1 प्लस माइनस 0.3, ये बस कह रहा है कि यार हमारी जो सारी वैल्यूज है वो 5.1 और 6.4 के बीच में ही मिलेंगी। और इससे हमारी ये हो गया आंसर क्वेश्चन 7 का। फिर आते हैं क्वेश्चन 8 में। द एनर्जी ऑफ अ फोटोन इज गिवन बाय E is equal to hf. Find the dimensions of Planck constant h where f is the frequency. बहुत आसान है, अब ये करते हैं हम सॉल्व। क्योंकि हमने होमोजेनिटी वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है तो यार सबसे पहले हम इक्वेशन लिखते हैं। ठीक है, E is equal to hf। E हमारा क्या है,
हमारा एनर्जी। ठीक है, अब यार क्योंकि हमने होमोजेनिटी पढ़ी हुई है उसकी वजह से होता यह है कि यार आप यूनिट्स है ना आराम से निकाल सकते हैं, भले आपने फॉर्मूला कभी पहले पढ़ा भी ना हो, लेकिन क्योंकि होमोजेनिटी पढ़ा हुआ है तो हमें पता है यार लेफ्ट साइड और राइट साइड पे यूनिट सेम होने चाहिए। तो सबसे पहले हम ये करते हैं कि एच को हम एक साइड पे लिख लेते हैं और ई अपॉन एफ लिख लेते हैं। ठीक है, अब यार इसके यूनिट्स क्या होंगे, तो यार सबसे पहले ई का हमने यूनिट अभी थोड़ी देर पहले ही निकाला था, वो था केजी मीटर स्क्वायर एस माइनस 2। ठीक है, फिर फ्रीक्वेंसी, यार फ्रीक्वेंसी का क्या यूनिट है, तो यार फ्रीक्वेंसी आपको पता हो, अगर मैं आपको याद दिलाऊं, आपने पढ़ा होगा फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम, ये फॉर्मूला है फ्रीक्वेंसी का। और 1 अपॉन टाइम, अब टाइम का क्या होता है, वो होता है 1 अपॉन सेकेंड हो गया फिर। ठीक है, क्योंकि टाइम सेकंड में होता है तो इसको 1 अपॉन सेकेंड या फिर s माइनस 1 भी लिख सकते हैं। तो यार हमें पता है फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला यूनिट है वो है s टू द माइनस 1। तो हम करेंगे ये कि हम यहाँ पे नीचे यहाँ पे लिख लेंगे s माइनस 1। ठीक है, फिर अब हम ये करेंगे s माइनस 2 और s माइनस 1, इनको हम ऐड करेंगे, s माइनस 2 माइनस माइनस 1, तो ये s माइनस 2 प्लस 1 हो गया, तो ये kg m स्क्वायर s माइनस 1 हो गया। तो यार जो हमारा प्लैंक कांस्टेंट है, अगर आपने शायद नहीं पढ़ा हुआ, अगर आपको आता नहीं है खैर है, लेकिन उसका यूनिट केजी एम स्क्वायर एस माइनस 1 है। कैसे, क्योंकि हमने होमोजेनिटी यूज कर ली, भले आपको नहीं पता हो एच क्या होता है, प्लैंक कांस्टेंट क्या होता है, बस ये हमारा यूनिट आ गया। तो इससे हमारे है ना सारे क्वेश्चन हो गए। क्वेश्चन 8 का आंसर ये है। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप लेक्चर वापसी देख लें, वरना नहीं तो आप है ना हमें यूट्यूब पे कमेंट कर लें या व्हाट्सएप पे मैसेज कर लें, हम आपको वापसी समझा देंगे। उसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, अगर आप नोट्स इस चैप्टर के और बाकी सारे चैप्टर्स के फ्री में चाहते हैं जो हमने नोट्स बनाए हुए हैं, तो हमें मैसेज कर दें व्हाट्सएप पे, हम आपको एक ग्रुप में डाल देंगे जहां पे हम आपको नोट्स, पास पेपर्स, गेस्ट पेपर सब फ्री में दे रहे होंगे नोट्स। ठीक है, उसके अलावा अगर आप ट्यूशन चाहते हैं बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, मैथ, कंप्यूटर साइंस, कोई से भी सब्जेक्ट की और कोई से भी क्लास की, क्लास 9, 10, 11, 12, तो अभी व्हाट्सएप पे हमें मैसेज कर दें। हमसे जो बच्चे ट्यूशन लेते हैं उनके 90% अबव मार्क्स ही आते हैं। ठीक है, तो फिर अगली वीडियो में मिलते हैं जिसमें हम न्यूमेरिकल रिस्पॉन्स करेंगे।